हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर KVS PRT के लिए, जो कि आपकी परीक्षा होने वाली है 21 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही है KVS PRT की, तो उसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आपके पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे, जो कि आपके NCERT आधारित प्रश्न होंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और इसी के साथ चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं क्लास की, तो ये जो आपकी क्लास होती है डेली जो है 11 AM पे होती है। तो आप सभी लोग जो है बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भी आप लोग क्लास में आ जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, और यहाँ पर हम लोग जो है पहला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है। विकल्प क्या दिए गए हैं, ओजोन मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, या फिर आपकी आयन मंडल है। तो सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपके जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसका नाम क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। क्या बनेगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है आपकी वो है क्षोभ मंडल। और यही अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलती है, तो क्षोभ मंडल के अंदर आपको जो है मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, कौन सी घटनाएं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी आपको यही क्षोभ मंडल में दिखाई देती हैं। जैसे आपका तूफान आना और बारिश होना, ये सभी जो है आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ओजोन मंडल की, तो ओजोन मंडल के अंतर्गत क्या आएगा, तो इस ओजोन मंडल में आपको ओजोन परत दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, ओजोन परत दिखाई देती है। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं समताप मंडल में, तो समताप मंडल के अंदर आपका क्या होता है, तो यहीं पर जो है आपकी ओजोन गैस परत पाई जाती है। क्या होता है, ओजोन गैस परत जो है आपकी ये समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। बात करेंगे अगर हम लोग आयन मंडल की, तो आयन मंडल के अंदर कौन सी घटनाएं होती हैं, तो इसके अंदर जो है आपके विद्युत संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, यानी कि जैसे आपका यहाँ पर हो गया विद्युत आवेशित जो कण होते हैं, ये भी यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। और यही आयन मंडल जो है इसका दूसरा नाम क्या है, बहिर्मंडल भी इसे जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर इतना लिख लीजिएगा आप लोग कि जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, कौन से कण, विद्युत आवेशित कण, विद्युत आवेशित जो कण हैं वो आपको इसी आयन मंडल में दिखाई देते हैं। और इसे जो है तापमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे तापमंडल भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, तेज पत्ता होगा, लौंग होगा, इलायची होगा, या फिर आपकी काली मिर्च होगी। सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपकी जो मसालों की रानी है वो किस मसालों को कहा जाता है, और ये भी बताना है कि मसालों का जो राज्य है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यहाँ पर इलायची को। किसको कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, तो मसालों का राज्य जो है ये केरल कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो आपको मसाले वगैरह यानी कि जितने भी गर्म मसाले हैं वो सभी आपको केरल राज्य में देखने को मिल जाएंगे। और इसी केरल राज्य के अंदर आपको जो है कुछ यहाँ पर नेशनल पार्क वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग केरल के राजधानी की बात करते हैं तो यह है आपकी तिरुवनंतपुरम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं केरल के बारे में। और यहाँ पर जो है आपका नृत्य वगैरह जो होता है वो होता है यहाँ पर कथकली। कौन सा होता है, कथकली। कथकली के साथ और यहाँ पर कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपका मोहिनी अट्टम। कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टम जो है ये भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। और केरल राज्य के अंदर ही यहाँ पर जो आपकी नाव चलती है, जो कि आपका NCERT में बताया गया है, वो है आपकी वल्लम नाव। कौन सी नाव है, वल्लम नाव है। और यहाँ पर जो फेरी नाव है ये भी आपकी NCERT में बताई गई है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर टैपियोका बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, टैपियोका आपका किस राज्य से संबंधित है, तो यह भी जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे की जड़ अधिक गहराई तक पहुंचती है।
विकल्प क्या दिए गए हैं, कीकर है, बबूल है, खेजड़ी है या फिर आपका नीम है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई तक नीचे चली जाती हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा खेजड़ी। कौन सा बन जाएगा, खेजड़ी। आप सभी लोगों को पता है खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते करते जो अमृता देवी बिश्नोई थी, इन्होंने अपने साथ साथ 363 लोगों की भी जो है इन्होंने जान गंवा ली थी इस खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा करते करते। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। और ये संबंधित कहाँ से है, तो ये संबंधित है आपके राजस्थान राज्य से। कहाँ से, राजस्थान राज्य से संबंधित है। और यहाँ पर अगर पूछता है आपसे कि किस लकड़ी में जो है आपके कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो एक हो गया आपका कीकर, दूसरा हो गया बबूल और तीसरा हो गया नीम। तो ये 3 ऐसे पेड़ हैं जिनके पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं इनमें कभी भी कीड़े वगैरह जो हैं आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्या होगा, कीड़े वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नीम की, तो नीम आपकी जो है एक औषधि के रूप में भी कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है, औषधि के रूप में। जैसे आपके कहीं पर अगर दाने वगैरह निकल आते हैं तो आप लोग जो है इसके पानी को, नीम की पत्तियों को खौला करके उसे यूज़ कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहा है कि स्वच्छ जल का बीओडी का मान निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए। यहाँ पर आपसे जो आपका फ्रेश वाटर होता है इसके अंदर बीओडी का मान पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए, 18 ppm होगा, 16 ppm होगा या फिर 12 ppm होगा। चौथा विकल्प कह रहा है कि 5 ppm होगा। अब सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि जो आपका बीओडी का मान है वो कितना हो जाएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी जो हैं वो आप सभी लोगों के साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सही आंसर की, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा लास्ट वाला, यानी कि 5 ppm जो है ये आपका फ्रेश वाटर का बीओडी मान होता है। कितना होता है, 5 ppm। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बीओडी की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये है आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये आपके यहाँ पर बीओडी की फुल फॉर्म होती है। और आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि आपका ये जो बीओडी होता है इसके अंदर जो है हर 5 दिन पर आपका इसके अंदर प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। यानी कि जो आपका नदी का पानी होता है या फिर आपके जो दूषित जहाँ पर भी नदियाँ होती हैं उनकी जांच करने के लिए जो है इस बीओडी का जो है यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, जिससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर प्रदूषण इस नदी में कितना फैल चुका है। तो हर 5वें दिन पर यहाँ पर टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कौन सा होता है, तो ये आपका होता है बीओडी 4th। कौन सा होता है, जो बीओडी 4th है ये यहाँ पर हर 5 दिन पर नदियों के लिए किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि इसका पानी कितना दूषित है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। विकल्प क्या दिए गए हैं, UNCED, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर आपका WHO। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था। और आपको क्या बताना है कि आपका जो पहला अर्थ समिट था ये कब हुआ था। तो आपको ये भी बताना है, इसी के साथ क्या बताना है, जो आपका फर्स्ट अर्थ समिट था ये कब हुआ था। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साथ में ये भी बताएंगे कि जो आपका फर्स्ट अर्थ समिट था ये कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका UNCED के द्वारा। किसके द्वारा, UNCED के द्वारा। तो देखिए अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं हम। इसका जो फुल फॉर्म होगा नीचे क्या है, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर कट लिख दे रहे हैं सामने ही, ताकि आपको जो है समझ में भी आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर यू से क्या हो जाएगा, यू से हो जाएगा आपका यूनाइटेड। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, एन से नेशन हो जाएगा। और यहाँ पर सी से क्या हो जाएगा, सी से कन्वेंशन हो जाएगा, कन्वेंशन। उसके बाद ऑन, ई से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछता है आपसे जो आपका यूनेस्को है इसने क्या किया था, ये कैसी संस्था है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी यूनेस्को थी इसके स्थापना की बात करते फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपसे स्थापना पूछ सकता है यूनेस्को की कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो थी वो आपकी 10 नवंबर 1945 को हुई थी।
और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि आपका जो विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जो योगदान था वो आपका यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर बताया गया था। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि आपका जो यूनेस्को था इसके अंदर भारत कब इसका हिस्सा बना था, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे हो सकता है प्रश्न पूछ सकता है कि भारत जो है वो यूनेस्को का हिस्सा कब बना था। तो ये बना था आपका 1946 में। कब बना था? 1946 में ये इसका हिस्सा बना था। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूनिसेफ की, किसके बारे में? यूनिसेफ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यूनिसेफ के अंदर आपको क्या याद रखना है कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कि जो आपके बाल अधिकार होते हैं इनको बढ़ावा देता है और साथ में ही इनको ये संरक्षित भी करता है। क्या करता है? बाल अधिकारों को बढ़ावा देता है और ये साथ ही उनको संरक्षित भी करता है। अगर मान लीजिए इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अगर यहाँ पर WHO के बारे में पूछता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपसे पूछता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय पूछता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शॉर्ट में। तो आई होप आपको ये जितना भी मैंने बताया है ये ज़रूर समझ में आया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा है कि विश्व में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विकल्प दिए गए हैं शाकनाशी और कीटनाशक, ऑटोमोबाइल शिथिलता, औद्योगिक सहायक नदियाँ, या फिर आपका सीवेज और कचरा। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सही उत्तर की बात करते हैं तो ये हमारा जो चौथा वाला विकल्प है, यानी कि सीवेज और जो कचरा है, ये विश्व में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका चाहे नदियाँ हों या फिर नालियाँ हों, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो है कचरा वगैरह बहुत भारी मात्रा में बहाया जाता है। तो इससे होता क्या है, जो आपका जल प्रदूषण का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, कह रहा है कि हम संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? संसाधनों को नवीकरण करने से, उद्योगों को वनों को नष्ट करने की अनुमति देने से, नई तकनीकों का आविष्कार करने से, या फिर अवैध खनन की अनुमति देकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर अपने आंसर को टिक करेंगे और एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी जो सो रहे हैं आपके वो जल्दी से जग जाएं और क्लास में आकर के अपनी पढ़ाई करें। तो आप लोग जो है आगे क्लास को तुरंत शेयर कर दिया करिए। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर संसाधनों के संरक्षण की बात हो रही है। तो देखिए अगर संसाधनों का संरक्षण करना है आपको तो क्या करना है, उसके नवीकरण पे ज़्यादा ध्यान देना है। किसके? नवीकरण पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ही विकल्प में आपका दिया गया है कि संसाधनों को नवीकरण से। अगला कह रहा है कि उद्योग को वनों को नष्ट करने की अनुमति देने से। अगर उद्योग जो है आपके वनों को नष्ट करने की अनुमति दे देगा तो आप कैसे उसको संरक्षण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो पृथ्वी पर आपके वन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ऑक्सीजन भी उन्हीं के द्वारा मिलती है, पेड़ से छाया वगैरह भी उन्हीं से मिलती है। तो अगर आप उनको नष्ट कर देंगे तो इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। और नई तकनीकों का आविष्कार करने से कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। अवैध खनन की अनुमति देकर ये भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर जो है पहला वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है? वायरस आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी, पैरामीशियम आएगा, या फिर आपका जीवाणु आएगा। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका प्रोटिस्टा जो संघ है इसके अंतर्गत कौन आता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रोटिस्टा संघ को, तो आप सभी को पता है कि आपका जो 5 जगत का वर्गीकरण था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका R.H. विटेकर के द्वारा। किसके द्वारा? R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछता है कि प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत कौन आता है, तो ये आता है आपका पैरामीशियम। कौन आ जाएगा? पैरामीशियम आ जाएगा।
अब यहाँ पर बात क्या आती है पैरामीशियम से कि इसका जो प्रचलन अंग है, यानी कि जो आपका पैरामीशियम होता है इसका प्रचलन अंग क्या होता है। आपको पता है नहीं, चप्पल की तरह होता है बिल्कुल, है ना। तो इस जो चप्पल की आकृति होती है इसके इसी के अंदर जो है किनारे किनारे जो है कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इसमें कुछ ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो ये इसके जो है ये प्रचलन अंग होते हैं, ये इसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया जो है इसे कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछता है कि जो आपका युगलीना है, युगलीना का प्रचलन अंग क्या होता है, यह भी आपका जो है प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा संघ के अंदर आपका जो है युगलीना भी आता है। मान लीजिए अगर आपसे युगलीना का प्रचलन अंग पूछता है तो आपको क्या बताना होगा, तो युगलीना का जो प्रचलन अंग होगा ये यहाँ पर कहलाएगा फ्लैजेला। क्या कहलाएगा, फ्लैजेला जो है ये यहाँ पर कहलाएगा इसका प्रचलन अंग, फ्लैजेला, FLAGELLA, फ्लैजेला जो है इसका प्रचलन अंग होगा। और यहाँ पर अगर पूछता है अमीबा के बारे में, अमीबा का कौन सा होता है, तो अमीबा का आप सभी को पता है इसका क्या होता है, कूटपाद होता है। क्या हो जाएगा, कूटपाद जो है ये इसका प्रचलन अंग होगा। तो इन तीनों के प्रचलन अंग भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ क्या याद रखनी है आपको युगलीना के बारे में, जो कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से हो सकता है आपके प्रश्न बना दे। तो देखिए अगर आपसे ये पूछता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसके, आपके एनिमल्स हो गए, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एनिमल्स, प्लस आपके जो प्लांट्स होते हैं, अगर इनके बीच की कड़ी पूछता है तो ये कौन है, ये है आपका युगलीना। कौन है, युगलीना जो है वो जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। और ये जितने भी हैं आपके, ये सभी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको मैंने जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कह रहा है कि रियो समिट का संबंध किससे है, ओजोन रिक्तीकरण से है, जैव विविधता पर कन्वेंशन से है, गीली भूमि से है, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैस से है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात आती है रियो समिट की, तो रियो समिट आपका किससे संबंधित है, यह है आपका जैव विविधता पर कन्वेंशन से। किस पे, जैव विविधता कन्वेंशन पे। एक चीज़ बस यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे दिवस पूछता है तो दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को जो है आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहा है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अफ्रीका में है, या फिर आपका एशिया में है। आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा ये बन जाएगा हमारा एशिया। क्या बनेगा, एशिया। देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पर एशिया के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो एशिया के बारे में आपको पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या पूछता है। मान लीजिए अगर आपसे सबसे बड़ा पुरस्कार पूछता है तो ये कौन सा है, आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये आपका एशिया से संबंधित है। और ये दिया किस देश के द्वारा जाता है, तो ये आपका दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा जो है ये दिया जाता है। और यहाँ पर क्या याद रखना है कि आपका एशिया में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश कौन सा है, क्या पूछेगा। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपसे यहाँ पर छोटा देश पूछता है तो ये कौन सा होगा, तो छोटा देश आपका हो जाएगा यहाँ पर मालदीव। कौन सा बनेगा, मालदीव जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश होगा। और क्या चीज़ याद रखना है, एशिया की अगर आपसे सबसे लंबी नदी पूछता है, क्या पूछेगा, सबसे लंबी नदी जो है एशिया की वो कौन सी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह है हमारी यांगटीसी नदी। कौन सी, जो यांगटीसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि कहाँ पड़ती है, तो ये आपकी पड़ती है चीन में। कहाँ पर, चीन में। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि किस महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। यूरोप में हुई थी,
अफ्रीका में हुई थी, एशिया में हुई थी, या फिर आपकी उत्तरी अमेरिका में हुई थी? आंसर करिएगा सभी लोग इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा अफ्रीका। क्या बनेगा? अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीका के बाद में अगर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो एक एक करके इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर प्रश्न पूछता है तो हम सभी लोगों के दिमाग में ये बैठा रहे। एक तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे ये पूछेगा कि अफ्रीका जो है महाद्वीप, इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? किसका? अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च बिंदु है ये क्या है? द्वीप सर्वोच्च बिंदु, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सर्वोच्च बिंदु। अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? तो इसका जो सर्वोच्च बिंदु है ये है यहाँ पर किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत जो है यह आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा यानी कि सबसे सर्वोच्च बिंदु है, सबसे ऊंचा पॉइंट जो है ये किलिमंजारो है। दूसरी क्या बात आपको याद रखनी है, यहीं अफ्रीका के अंदर आपको जो है सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। यह भी आपको यहीं देखने को मिल जाता है। और क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर अगर आपसे घास के मैदान पूछेगा, यानी कि अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान है ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सवाना। क्या कहलाएंगे? सवाना कहलाएंगे। और क्या याद रखना है कि जो आपकी सबसे लंबी संसार की जो नील नदी है ये किस झील से निकलती है? क्या पूछेगा आपसे? अगले पेज पर देख लीजिए, यहाँ पर जो संसार की नील नदी, कौन सी? जो नील नदी है ये किस झील से निकलती है? तो सभी लोग बताएंगे किस झील से निकलती है। तो ये निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से जो है ये निकलती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एनसीईआरटी में दिया भी गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव कौन कौन सा है? विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? घोड़ा होगा, जंगली भैंस होगी, हिरण होगा। अगला कह रहा है जंगली सुअर, हाथी या फिर गैंडा होगा। तीसरा कह रहा है सील मछली या फिर आपकी रेंडियर होगी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस या फिर आपका ऊंट होगा। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या बनेगा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी साथी जो है आप लोगों के साथ जुड़ सकें। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दिया करिए। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या बनेगा। जो आपका टुंड्रा बायोम है इसमें जो सबसे पाए जाने वाले अधिकतम जीव हैं ये हैं आपके रेंडियर, और इसी के साथ सील मछली जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो विकल्प तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। क्या पूछ रहा है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड? आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या बनेगा। ये तो हमारा दूसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर आप सभी लोगों को पता जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। क्या सेलिब्रेट की जाती है? दुर्गा पूजा। टाइगर रिजर्व पूछता है तो ये है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व। मैंने आपको कल या परसों की क्लास में भी बताया था बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा इस्पात संयंत्र बना है, तो छत्तीसगढ़ में आपका बना हुआ है भिलाई। कौन सा बना है? भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ये आपका यहीं छत्तीसगढ़ में बना है। किसकी सहायता से बना है? तो ये बना है आपका रसिया की सहायता से। किसकी सहायता से? रसिया की सहायता से। अगर आपसे पूछता है कि उड़ीसा के अंदर कौन सा स्थित है, तो उड़ीसा के अंदर स्थित है राउरकेला। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड पूछता है तो झारखंड के अंदर जो स्थित है वो है आपका यहाँ पर बोकारो। कौन सा? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये आपका झारखंड में स्थित है। तो देखिए मैंने आपके चारों विकल्प अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, तो आप लोग इनको याद करिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। अब यहाँ पर 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। पहला कह रहा है कि समुदाय जैव विविधता का अध्ययन एक परितंत्र में किया जाता है। अगला कह रहा है कि जैव विविधता उच्च अक्षांश में सर्वाधिक पाया जाता है। परितंत्र में जैव विविधता का अध्ययन एक से अधिक परितंत्र में किया जाता है,
या फिर प्रजाति जैव विविधता का आधार है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर बनेगा, जो आपका सत्य कथन है वो है यहाँ पर उच्च अक्षांश में आपका जो है जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे विकल्प दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों से पृथ्वी की सतह को ढाल देती है, यानी कि रोक देती है। अवरक्त किरणों को रोकती है, पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, एक्स रेज को रोकती है या फिर गामा किरणों को रोकती है? सभी लोग आंसर करिएगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए अगर हम लोग इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो ये हमारा दूसरा वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है या फिर कजाकिस्तान है? बताएंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? ये बन जाएगा उज्बेकिस्तान। अलबरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कह रहा है कि पशु की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि जो डिजाइन बनी होती है वो किस कारण बनी होती है? उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं या फिर वह जिस जलवायु में रहते हैं उसके कारण होते हैं? आंसर करके बताएंगे। ये आपका जो है एनसीईआरटी के अंदर प्रश्न जो है एज इट इज पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। और एक बार जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पशु के त्वचा पर जो डिज़ाइन बनी होती है तो ये आपके जलवायु के कारण नहीं बनी होती है, ये बनी होती है जो आपके पशु होते हैं, जो उनकी त्वचा पर जो बाल निकलते हैं वो उनकी त्वचा के कारण, यानी जो त्वचा पे बाल होते हैं उनके कारण ही ये वहाँ पर डिज़ाइन बनी होती है। तो आप लोगों को जलवायु पर बिल्कुल भी नहीं टिक करना। अगर आप जलवायु टिक करते हैं तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। क्या टिक करना है? त्वचा पर बालों के कारण होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है? सत्रिया है, चिराव है, बैसाखी है या फिर आपका कथकली है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे। साथ में जिसको विकल्पों के बारे में भी पता है तो वो सभी लोग यहाँ पर विकल्पों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोगों को जो है चीज़ें याद होती रहें। देखिए हम तो रिकॉल करवाते ही हैं आपको, लेकिन आप लोग भी जो है चीज़ों को यहाँ पर बता करके डिफाइन करके आप लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मिजोरम के बारे में पूछ रहा है, सिंपल सा है, आंसर हमारा बी वाला बनेगा। सत्रिया पूछता है, सत्रिया है आपका असम राज्य का। नेक्स्ट पूछ रहा है बैसाखी, बैसाखी है आपका पंजाब का। नेक्स्ट पूछ रहा है कथकली, कथकली है आपकी केरल की। केरल मैंने आगे भी आपको बताया था कि कथकली के साथ यहाँ पर जो है मोहिनी अट्टम, कौन सा? मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल राज्य का ही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कह रहा है कि खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है हाउस बोट में, इग्लू में, डोंगे में या फिर रेबो में? आंसर करके बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा हाउस बोट। अब ये खत्म बंद है क्या? तो ये आपका जो लकड़ी पर नक्काशी होती है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है खत्म बंद। क्या कहलाती है? खत्म बंद कहलाती है। बात अगर यहाँ पर इग्लू की आती है तो इग्लू क्या है? ये हैं आपके जो एस्कीमो जनजाति होती है उनके घर हैं। क्या हैं? एस्कीमो जनजाति के ये घर हैं। एस्कीमो जनजाति के घर जो हैं ये क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। डोंगे क्या हैं? ये आपने जो है श्रीनगर में जो आपकी डल लेक है वहाँ पर जो है एक प्रकार की नाव होती है जिसे वहाँ पर डोंगे कहा जाता है। बात आती है अगर रेबो के बारे में, तो रेबो क्या है? ये आपका टेंट है एक शंकु के आकार का, जिसके अंदर आपकी जो चंगप्पा जनजाति है ये इसमें निवास करती है। चारों विकल्प आपके क्लियर हो गए, रिकॉल करा दिए मैंने आपको, याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रखा है कि सामाजिक कीट कौन सा नहीं है। चींटी है, मधुमक्खी है, दीमक है या फिर आपका भृंग है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए चींटी, मधुमक्खी, दीमक और इसी के साथ जो आपकी ततैया होती है, क्या ततैया जो होती हैं ये भी सारी आपकी सामाजिक कीट के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो आपका भ्रंग, भ्रंग मतलब भौरा, देखा होगा जो आपके फूलों पे मंडराते हैं वही भ्रंग होते हैं, जिन्हें संस्कृत में भ्रंग कहा जाता है और हिंदी में भौरा कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये आपके सामाजिक कीट नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या कुछ भी नहीं है, डेली की तरह होमवर्क है, कल आपको नहीं मिला था लेकिन आज आपका फिर से होमवर्क रेडी है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। अफाई होगा, भारतीय शैल अजगर यानी कि पाइथन जिसे बोलते हैं, कैरेत होगा या फिर आपका दुभोइया जिसे रसल वाइपर भी कहा जाता है। तो सभी लोग आंसर करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और ये सभी आपके प्रश्न जो हैं ये एनसीईआरटी आधारित प्रश्न हैं। तो आप लोग जो है इनको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपका लगभग जो है यहाँ पर एक क्लास के अंदर अगर मान करके हम लोग चले तो यहाँ पर 40 से 45 प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं, डेली की तरह एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग क्लास में बने रहा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करिए ताकि वो लोग भी जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकें। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आप लोग हमसे बता सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सभी लोगों को आंसर एकदम अच्छे से डिटेल में देना है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।